हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं जहां भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूं राजेंद्र और आपका अपना चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग यूपी टीएसपीएससी पेट से संबंधित भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक सर्वोच्च न्यायालय पे चर्चा करेंगे। मेरे साथियों, सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147 तक है, जिसमें से अनुच्छेद 124 से 130 तक हमने पढ़ चुके हैं। जिसमें अनुच्छेद 124 मैंने बताया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 124। सर्वोच्च न्यायालय के जो जज हैं उनकी योग्यता किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 124। सर्वोच्च न्यायालय के जितने भी जज हैं उनकी नियुक्ति किस प्रणाली के तहत होता है या कौन करता है, इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 124। सर्वोच्च न्यायालय के जितने भी जज हैं उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो अनुच्छेद 124। सर्वोच्च न्यायालय के सभी जजों को शपथ कौन दिलवाता है, इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 124। तो बहुत से सारे जो सुप्रीम कोर्ट और उनके जजों के बारे में प्रावधान है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में है। तो मेरे साथियों, अनुच्छेद 124 आपके पेपर के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 125 में हमने सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं और अन्य न्यायाधीश होते हैं उनको वेतन और भत्ता कितना दिया जाता है, उसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 125 में है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है, उसको भी पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 127 में हमने तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति देखा था। अनुच्छेद 128 में सेवानिवृत्त तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति देखा था। अनुच्छेद 129 में अभिलेखीय न्यायालय देखा था, जबकि अनुच्छेद 130 में सर्वोच्च न्यायालय का स्थान देखा था। तो मेरे साथियों, पिछले वीडियो में अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 130 तक पढ़ चुके हैं। आज हम अनुच्छेद 131 से लेकर अनुच्छेद 147 के मध्य जितने भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं जो आपके पेपर के लिहाज से महत्वपूर्ण होने वाले हैं उसको पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम आज हम अनुच्छेद 131 से शुरुआत करेंगे। अनुच्छेद 131, इसका हेडिंग बना लीजिएगा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या मूल क्षेत्राधिकार। यह इसका हेडिंग हो जाएगा। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या मूल क्षेत्राधिकार कहने का मतलब यह है कि वे मामले जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में लाए जाते हैं उसे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या मूल क्षेत्राधिकार कहते हैं। लेकिन मेरे साथियों, इसे दो भागों में बांटा गया है। जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है इसे दो भागों में बांटा गया है। जो पहला इसका भाग है वह है अनन्य, उसको बोलते हैं अनन्य क्षेत्राधिकार। और एक जो इसका पार्ट है वह है समवर्ती क्षेत्राधिकार। समवर्ती क्षेत्राधिकार। अनन्य क्षेत्राधिकार वे क्षेत्राधिकार हैं जिसके अंतर्गत सभी सीधे वे मामले जो सुप्रीम कोर्ट में लाए जाते हैं वे अनन्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। और समवर्ती क्षेत्राधिकार वे मामले होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में लाने से पहले हाई कोर्ट में लाया जा सकता है। सीधे आप यदि सुप्रीम कोर्ट में लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं, लेकिन यदि आपके राज्य में हाई कोर्ट है तो उस राज्य के हाई कोर्ट में भी वह मुकदमा या मामला लाया जा सकता है। तो इसको लिख लेते हैं अनन्य क्षेत्राधिकार। पहले इसका परिभाषा, इसका लेटर लिखते हैं, तब इसके उदाहरण को देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे मामले हैं जो अनन्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो लिखते हैं
वे मामले जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में लाए जा सकते हैं उसे अनन्य क्षेत्राधिकार कहते हैं। लिखते रहिएगा आप लोग भी साथ साथ, अनन्य क्षेत्राधिकार कहते हैं। तो कभी परिभाषा या इसका लेटर क्या है? वे मामले जो सीधे कहां पे लाया जाए? सुप्रीम कोर्ट में लाया जाए, उसे कौन सा क्षेत्राधिकार कहेंगे? तो अनन्य क्षेत्राधिकार कहते हैं। इसका उदाहरण देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे आपके मामले हैं जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में लाए जा सकते हैं। तो लिखते हैं, उदाहरण देख लीजिएगा। केंद्र राज्य विवाद। दूसरा राज्य विवाद, यह दूसरा उदाहरण है, राज्य विवाद। तीसरा उदाहरण देखिएगा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव का विवाद। तो मेरे साथियों, कुछ ऐसे आपके मामले आते हैं जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में लाए जा सकते हैं, हाई कोर्ट में नहीं लाया जा सकता है, जिला न्यायालय में नहीं लाया जा सकता है। उसके उदाहरण में कौन आ जाएंगे? केंद्र राज्य विवाद आ जाएंगे, राज्य विवाद आ जाएगा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद, यह अनन्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो अनन्य क्षेत्राधिकार क्या है? वे मामले जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में लाए जा सकते हैं, उसे अनन्य क्षेत्राधिकार कहते हैं। उदाहरण के तौर पे केंद्र राज्य विवाद, राज्य विवाद, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद। अब आते मेरे साथियों समवर्ती विवाद। तो इसका लेटर यह है कि वे मामले जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में लाने से पहले हाई कोर्ट में लाया जा सकता है, उसे समवर्ती क्षेत्राधिकार कहते हैं। और इसका उदाहरण होगा आपका मूल अधिकार। तो मेरे साथियों, अनुच्छेद 32 जब मैं पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और संवैधानिक उपचारों के अधिकार में बताया था कि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत वह सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह हाई कोर्ट जा सकता है। तो दो अनुच्छेद, एक तो 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और अनुच्छेद 226 के तहत वह हाई कोर्ट जा सकता है। तो समवर्ती क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन सा उदाहरण आएगा? मौलिक अधिकार या मूल क्षेत्राधिकार। मूल अधिकार लिख लेते हैं इसको। वे मामले जो सुप्रीम कोर्ट लाने से पहले हाई कोर्ट में लाया जा सकता है, उसे कौन सा क्षेत्राधिकार कहेंगे? तो समवर्ती क्षेत्राधिकार। और इसका उदाहरण मेरे साथियों क्या हो जाएगा? मूल अधिकार। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या मूल क्षेत्राधिकार, यदि आपको इतना याद है, लर्न है, आपके दिमाग में है, तो आपका प्रश्न किसी भी एग्जाम में गलत नहीं होगा। इसको मिटाते हैं और चलते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद पे। नेक्स्ट अनुच्छेद है
अनुच्छेद 132। तो लिखते हैं अनुच्छेद 132। अनुच्छेद 132, इसका हेडिंग बना लीजिएगा संवैधानिक मामलों में, संवैधानिक मामलों में अपील, संवैधानिक मामलों में अपील, यह इसका हेडिंग है। इसका लेटर है मेरे साथियों, यदि किसी मामले में संविधान के व्याख्या का प्रश्न निहित हो और हाई कोर्ट ऐसा प्रमाणित कर दे तो वह सभी मामले सुप्रीम कोर्ट में लाए जाएंगे। पहले इसके लेटर को लिखते हैं, फिर इसे और अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। यदि किसी मामले में जैसे लिख रहा हूं वैसे लिखिएगा, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। संविधान की व्याख्या का प्रश्न निहित हो हाई कोर्ट ऐसा प्रमाणित कर दे। तो मेरे साथियों, संविधान के व्याख्या करने का अधिकार बस दो संस्था को है, एक है सुप्रीम कोर्ट और दूसरा है हाई कोर्ट। लेकिन छोटा भाई हाई कोर्ट है और बड़ा भाई सुप्रीम कोर्ट है। यदि संविधान के व्याख्या यदि हाई कोर्ट नहीं कर पा रहा है, छोटा भाई नहीं कर रहा है, तो किसको भेजेगा? सुप्रीम कोर्ट को, अपने बड़े भाई को। और सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ा नहीं होता है। तो संविधान की व्याख्या करने का अधिकार दो व्यक्तियों को है, दो संस्थाओं को है। एक तो आपके हाई कोर्ट को और दूसरा आपके सुप्रीम कोर्ट को। तो अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक मामलों में अपील, और संवैधानिक मामलों में अपील का लेटर है यदि किसी मामले में संविधान की व्याख्या का प्रश्न निहित हो और हाई कोर्ट ऐसा प्रमाणित कर दे, तो यह अनुच्छेद 132 के तहत कहां सीधे डायरेक्ट हुआ मामला आ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो संविधान की व्याख्या कौन कौन कर सकता है? एक तो हाई कोर्ट कर सकता है, हाई कोर्ट, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। यह ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद 133 पे। अनुच्छेद 133, इसका हेडिंग बना लीजिएगा अनुच्छेद 133 का, दीवानी मामलों में अपील। दीवानी मामलों में अपील, दीवानी मामलों में अपील। मेरे साथियों, यदि दीवानी मामलों में अपील करेंगे तो किस अनुच्छेद के तहत करेंगे? अनुच्छेद 133 के तहत करेंगे। इसका लेटर कहता है यदि किसी मामले में संसद के कौन सी संस्था? संसद के किसी कानून के विषय से संबंधित जनहित का प्रश्न निहित हो और हाई कोर्ट ऐसा प्रमाणित कर देता है, तो वह भी मामला सीधे कहां आएगा? सुप्रीम कोर्ट आएगा। तो इसको पहले लेटर लिख लेते हैं, फिर इसे अच्छे ढंग से समझेंगे। लिखिएगा इसका भी लेटर। यदि किसी मामले में संसद के
कानून की, संसद के कानून की व्याख्या से संबंधित जनहित का प्रश्न निहित हो एवं हाई कोर्ट ऐसा प्रमाणित कर दे। तो मेरे साथियों, अनुच्छेद 133 में दीवानी मामलों में अपील है, और दीवानी मामलों में इसका लेटर क्या है? यदि किसी मामले में संसद के कानून की व्याख्या से संबंधित जनहित का प्रश्न निहित हो और हाई कोर्ट ऐसा प्रमाणित कर देता है, तो वह भी मामला सीधे कहाँ आएगा? सुप्रीम कोर्ट में। मेरे साथियों, बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के किसी भी आर्टिकल या कहीं पे नहीं है, या किसी विषय पे मान लीजिए संविधान में कोई कानून ही नहीं है, तो उस विषय पे संसद अलग से कानून बना देती है जो भारतीय संविधान में नहीं होता है, लेकिन वह भी एक कानून होता है। यदि संसद कोई कानून बनाया है और भारतीय संविधान में नहीं है और उसकी व्याख्या किसी को समझ में नहीं आता है, समझ में किसको नहीं आएगा? मान लीजिए व्याख्या करने का अधिकार किसे है? हाई कोर्ट को है और सुप्रीम कोर्ट को। तो व्याख्या हाई कोर्ट नहीं कर पा रहा है तो भेजेगा किसको? बड़े भाई को। बड़े भाई कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के जब पास भेजेंगे तो वह किस अनुच्छेद के तहत भेजेंगे? अनुच्छेद 133 के तहत भेजेंगे। और कौन से मामले भेजेंगे? दीवानी मामले भेजेंगे। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 133 के तहत। लेटर क्या है? तो यदि किसी मामले में संसद के कानून, मतलब वो कौन सा कानून होना चाहिए? संसद के कानून होना चाहिए, न कि संविधान की व्याख्या। ठीक है ना? संविधान का कानून नहीं होना चाहिए। किसका कानून? संसद के कानून की क्या होना चाहिए? व्याख्या का प्रश्न। कैसा प्रश्न होना चाहिए? व्याख्या का प्रश्न, जनहित का प्रश्न निहित हो और हाई कोर्ट ऐसा प्रमाणित कर देता है, तब वह मामले अनुच्छेद 133 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट में आ जाएगा। अब चलते हैं अनुच्छेद 134 पे। मेरे साथियों, अनुच्छेद 134 काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसे जानना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। क्यों जानना जरूरी है? इसको देखिएगा। अनुच्छेद 134 तो इसका पहले हेडिंग बना लीजिएगा। इसका हेडिंग क्या है? आपराधिक मामलों में अपील। तो आपराधिक मामलों में यदि आपको अपील करना है तो किस अनुच्छेद के तहत करेंगे? अनुच्छेद 134। ठीक है? इसका पहले लेटर लिख लेते हैं, तब और आसानी से आपको समझ में आएगा। क्योंकि ऐसे मैं आपको ओरल समझा दूं तो मेरे साथियों समझा तो दूंगा, लेकिन यदि इसके लेटर को लिख लेंगे तो आसानी से और अच्छे ढंग से मैं समझा दूंगा। टेंशन न लीजिएगा। तो पहले इसके लेटर को लिख लेते हैं। यदि सत्र न्यायालय द्वारा निर्दोष सिद्ध किए गए व्यक्ति को हाई कोर्ट
दोषी ठहराता है, दोषी ठहराता है और दोषी ठहराता है और उसे मृत्युदंड, ध्यान रखिएगा मेरे साथियों, यह इंपॉर्टेंट है, मृत्यु दंड या 10 वर्ष की सजा, 10 वर्ष की सजा या 10 वर्ष से अधिक की सजा, अधिक की सजा दी है। या करके एक और है, पहले लिख लेते हैं इसकी लेटर को, तब इसे समझेंगे। हाई कोर्ट किसी मामले को सत्र न्यायालय से अपने पास मंगवाकर अभियुक्त को दोषी ठहराकर उसे मृत्युदंड या 10 वर्ष की सजा, 10 वर्ष की सजा या 10 वर्ष से अधिक की सजा, अधिक की सजा दी है। एक या और है मेरे साथियों, उसको लिख लेते हैं तब इसे समझते हैं। हाई कोर्ट किसी मामले को यह प्रमाणित कर दे कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में अपील करने योग्य है, अपील करने योग्य है। तो मेरे साथियों, अनुच्छेद जो 134 है इसका लेटर है, आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। पहला है, यदि सत्र न्यायालय पहले समझिए। देखिए, प्रत्येक जिले में जहां आप रह रहे होंगे, किसी जिले में रह रहे होंगे, ठीक है, वहां पे जिला न्यायालय होगा। तो जो जिला न्यायालय होता है वह उसका 2 भाग होता है, एक होता है दीवानी न्यायालय और एक होता है फौजदारी न्यायालय। जो दीवानी न्यायालय होता है मेरे साथियों, उसमें छोटे मोटे झगड़े देखे जाते हैं, जबकि जितने आपराधिक मामले हैं वह सभी मामले सत्र न्यायालय यानी फौजदारी न्यायालय में देखे जाते हैं। तो यह कैसा मामला है? आपराधिक मामला है।
आपराधिक मामला कहाँ देखा जाता है? सत्र न्यायालय में देखा जाता है। और सत्र ही न्यायालय को फौजदारी न्यायालय कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दीवानी न्यायालय अलग होता है, उसमें छोटे मोटे झगड़े को देखा जाता है, जबकि बड़े मैटर को देखने का जो एक न्यायालय होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सत्र न्यायालय बोलते हैं या फौजदारी न्यायालय बोलते हैं। तो किसी भी व्यक्ति को यदि सत्र न्यायालय निर्दोष सिद्ध कर दिया है, मतलब उसको कहा है कि ठीक है आप इस अपराध को नहीं किए हैं, लेकिन वह मामला चला गया है हाई कोर्ट और हाई कोर्ट में गया है और हाई कोर्ट ने उस व्यक्ति को 10 वर्ष की सजा या 10 वर्ष से अधिक की सजा या मृत्यु दंड दे दिया है, तो उस केस में आप क्या करेंगे? कहेंगे कि मैं तो निर्दोष हूं, मुझे तो अधीनस्थ न्यायालय निर्दोष सिद्ध किया है और आप पता नहीं सर कैसे मुझे फांसी की सजा दे रहे हैं या 10 वर्ष से अधिक की सजा दे रहे हैं, मैं गुनाह नहीं किया हूं। इस मामले में जो निर्दोष व्यक्ति जिसे सत्र न्यायालय निर्दोष सिद्ध किया है और हाई कोर्ट उसे 10 वर्ष की सजा दिया है या 10 वर्ष से अधिक की सजा दिया है या उसे मृत्यु दंड दे दिया है, वैसे कंडीशन में वह व्यक्ति अनुच्छेद 134 के तहत सीधे कहां जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इसमें कहीं भी देखेंगे तो मैंने अपील नहीं लिखवाया है, तो उसे अपील करने की जरूरत नहीं है, वह सीधे जा सकता है। अपील नहीं करेगा, वह सीधे जाएगा। ठीक है, या ऐसे भी हो सकता है कि हाई कोर्ट किसी मामले को, ठीक है, सत्र न्यायालय में वह एक चल रहा है, केस चल रहा है, आपराधिक मामले का केस चल रहा है, तो हाई कोर्ट किसी मामले को सत्र न्यायालय से मंगवाकर और अभियुक्त मतलब जो आपका दोषी है, ठीक है, पीड़ित नहीं है, पीड़ित व्यक्ति को पीड़िता कहते हैं, याची कहते हैं, ध्यान रखिएगा। जबकि जिस पे दोष लगाया गया है उसे हम अभियुक्त कहते हैं। तो अभियुक्त को मृत्युदंड या 10 वर्ष की सजा या आप देख सकते हैं कितने की सजा, 10 वर्ष से अधिक की सजा, 10 वर्ष से अधिक की सजा अगर दी गई हो तो वह भी व्यक्ति अनुच्छेद 134 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो यह ध्यान रखिएगा, कितना इसमें सजा बोल रहा है? 10 वर्ष से अधिक की सजा यदि हाई कोर्ट देता है और आपको लगता है कि मैं निर्दोष हूं, तो आप सीधे कहां जा सकते हैं? अनुच्छेद 134 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यह ध्यान रखिएगा। एक इसमें अपवाद यह भी देख सकते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल चीजें हैं, कि यदि मान लीजिए हाई कोर्ट के जज चालाक हों और वह 9 वर्ष से 364 दिन ही की सजा दे, तब क्या करेंगे? यदि मान लीजिए हाई कोर्ट के जज पढ़े तो लिखे होते हैं भाई, क्योंकि जज बनना तो हर व्यक्ति के आसान है नहीं, तो युवा व्यक्ति मान लीजिए जज साहब 9 वर्ष 364 दिन का यदि आपको सजा दे देंगे, तब आप अनुच्छेद 134 के तहत सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। उसके लिए तब हमें दूसरा अपील करना पड़ेगा। उसके लिए कहते हैं विशेष अनुमति से अपील, जिसको बोलते हैं स्पेशल लीव पिटीशन, SLP बोलते हैं, उसके तहत जाएंगे। अभी हम उसको भी पढ़ेंगे, लेकिन जानिएगा अपवाद क्या है। यदि जज साहब 9 वर्ष 364 दिन दे दें सजा किसी भी आपराधिक मामले में, तब अनुच्छेद 134 का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। यह तभी किया जा सकता है जब आपको 10 वर्ष की सजा मिली हो या 10 वर्ष से अधिक की सजा मिली हो या मृत्यु दंड की सजा मिली हो, तब आप अनुच्छेद 134 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो आशा करता हूं मेरे साथियों लेटर आपको समझ में आ गया होगा। यह थोड़ा सा टेक्निकल है, इसलिए पहले मैं लेटर को लिखवा रहा हूं मेरे साथियों, नहीं तो पहले मैं समझाने ही का कार्य करता था। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद 135 में। मेरे साथियों अनुच्छेद 135 में कुछ है नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है ना, पेपर में आता है, बस मैं लेटर बता दे रहा हूं, आप लोग लिख लेना। अनुच्छेद 135 में है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले, हमें स्वतंत्रता प्राप्ति कब हुआ था? तो हमें स्वतंत्र हुए पूरा 15 अगस्त 1947 को,
और गणतंत्र हुए 26 जनवरी 1950 को। तो मेरे साथियों, कहा जाता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भी एक हमारे भारत में संघीय न्यायालय हुआ करता था, फेडरल कोर्ट बोलते हैं, जिसका गठन भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में हुआ। ठीक है, और उसी के जो चौथे जज थे, जो मुख्य न्यायाधीश थे, उन्हीं को, हीरालाल जे कानिया जी को सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। ये जानते रहिएगा, मैं पढ़ाऊंगा भी इसको, जब आपका कंपटीशन पढ़ाऊंगा तो फेडरल कोर्ट पढ़ाऊंगा, तो फेडरल कोर्ट में 4 जज हुए। ठीक है, 4 जज में से जो लास्ट जज थे, मुख्य न्यायाधीश जो थे, उनका नाम था हीरालाल जे कानिया। और जैसे ही स्वतंत्रता प्राप्ति हुआ में और गणतंत्र हुए तो 28 जनवरी 1950 को हमारा सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ। और जैसे ही सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ, हीरालाल जे कानिया को, जो फेडरल कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, उन्हीं सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। तो हम कहते क्या हैं, तो किसी से आप भी पूछते हो, चाहे हम भी पूछते हैं कि यह बताओ कि भारत का प्रथम सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो हीरालाल जे कानिया। लेकिन वो कहाँ से आए थे, तो फेडरल कोर्ट से। फेडरल कोर्ट का गठन कब हुआ था, 1937 में। और किस एक्ट के तहत, तो 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। ठीक है, तो मेरे साथियों, फेडरल कोर्ट की जितनी शक्तियां थी वह सभी शक्तियां सुप्रीम कोर्ट को दी गई। किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 135 के तहत दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा, यह आर्टिकल पूछता नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, जो काफी इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से भी और आपके दृष्टि से भी। ठीक है, और है क्या, तो इसमें है मेरे साथियों, विशेष अनुमति से, पहले इसके हेडिंग बना लेते हैं, विशेष अनुमति से अपील, विशेष अनुमति से अपील, यह सबको जानना चाहिए भाई। ठीक है, यदि आप पढ़ रहे हैं तो कुछ कानून के पन्ने आपको याद होने चाहिए, जो आप किसी को बता सके। मान लीजिए आप ही पे कोई मामला ऐसा आ गया, तो भाई आप अपील कर तो सकते हैं ना, कुछ जानते रहेंगे तो आप तो जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विशेष अनुमति से अपील। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पेशल लीव पिटिशन। लिख लेते हैं, स्पेशल लीव पिटिशन, स्पेशल लीव पिटिशन। ठीक है, और इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं मेरे साथियों एसएलपी। क्या बोलते हैं, एसएलपी, स्पेशल लीव पिटिशन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बार बार हम शब्द का जिस शब्द का प्रयोग करेंगे उसका है एसएलपी, स्पेशल लीव पिटिशन। पहले इसके लेटर को लिख लेते हैं, तब इसे और आसानी ढंग से मैं समझा दूंगा। पहले इसको लेटर लिख लेते हैं, इसके लेटर को। किसी भी मामले में और किसी भी निर्णय के विरुद्ध, किसी भी न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध किसी भी मामले में और किसी भी न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट स्वयं अपील करने की अनुमति दे सकता है, दे सकता है। इसे विशेष अनुमति से
विशेष अनुमति से अपील कहते हैं, अपील कहते हैं, अपील कहते हैं। किसी भी मामले में और किसी भी न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट स्वयं अपील करने की अनुमति दे सकता है। इसके लिए आगे लिख लीजिएगा, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की जाती है, याचिका दायर की जाती है उसे विशेष अनुमति से अपील कहते हैं, अपील कहते हैं, या उसी को क्या बोलते हैं, SLP, स्पेशल लीव पिटिशन। तो मेरे साथियों ध्यान दीजिएगा, अब लेटर पूरा कंप्लीट हो गया है। अब आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। बोल क्या रहा है, किसी भी मामले में, तो किसी भी मामले का मतलब, मामले तो दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो होता है दीवानी, छोटे मोटे झगड़ा, और दूसरा मामला होता है आपराधिक मामले, जो बड़े मामले होते हैं। तो दीवानी और आपराधिक मामले, दोनों मामलों की बात कर रहा है कि किसी भी मामले में और किसी भी न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध कोई भी मामला हो, चाहे वह दीवानी मामला हो या फौजदारी मामला हो, किसी भी मामले के विरुद्ध और किसी भी न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध, किसी भी न्यायालय, आप समझ सकते हैं कि किसी भी न्यायालय की बात कर रहा है, किसी भी न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध आप कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट अपील करने की अनुमति दे सकता है। ठीक है, इसे विशेष अनुमति से अपील कहते हैं। लेकिन यह कैसे होगा, तो सुप्रीम कोर्ट में हमें जाकर एक वकील करना पड़ेगा, और वकील क्या करेंगे, एक याचिका दायर करेंगे जिसका नाम है विशेष अनुमति से अपील। यदि आपका अपील स्वीकार कर लिया जाता है तो वह मामला, चाहे वह दीवानी मामला हो चाहे वह फौजदारी मामला हो, सीधे वह मामला कहाँ आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में आ जाएगा। इसे हम बोलते हैं SLP, विशेष स्पेशल लीव पिटिशन या विशेष अनुमति से अपील। और यह चाहे वह दीवानी मामला हो या फौजदारी मामला हो, दोनों में दायर किया जा सकता है। ठीक है, बस मेरे साथियों इसका एक अपवाद है, वह अपवाद भी जान लीजिएगा। अपवाद कभी हो सकता है अपवाद ही पूछ ले, क्या है तो लिखिएगा। अपवाद SLP का एक अपवाद है, एक अपवाद है यह सैनिक न्यायालय के विरुद्ध, सैनिक न्यायालय के विरुद्ध दायर नहीं किया जा सकता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाया जा सकता है, दायर नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। तो यह समझिएगा मेरे साथियों, कहता है कि सैनिक न्यायालय में जो निर्णय सुनाया जाता है उसमें आप SLP के तहत सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। यह किसके लिए है, तो यह जिला न्यायालय के लिए है। यह किसके लिए है, तो यह हाई कोर्ट के लिए है। लेकिन मेरे साथियों ये ध्यान रखिएगा, कोई भी मामला सीधे जिला न्यायालय से उठकर आपका सुप्रीम कोर्ट में नहीं आता है। वह जिला न्यायालय से पहले हाई कोर्ट में आएगा,
और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में आता है। तो सीधे मेरे साथियों ऐसा नहीं हो सकता है। आप यदि कोई मामला है, आप समझिए कि आपका निर्णय आप नहीं मान रहे हैं, तो आप सीधे पहले कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट नहीं आएंगे। एक स्टेप बना है, आप पहले स्टेप से छत पे नहीं जा सकते हैं। पहले स्टेप से पहली सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी से तीसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी से चौथी सीढ़ी, और चौथी सीढ़ी के बाद आप छत पे जा सकते हैं। लेकिन सीधे पहली सीढ़ी से छत पे नहीं जाया जा सकता है। उसी प्रकार जब कोई भी मामला होता है तो जिला न्यायालय को कुछ ऐसे मामले हैं, प्रत्येक मामले नहीं मैं बता रहा हूँ, कुछ ऐसे मामले हैं जो पहले जिला न्यायालय, फिर हाई कोर्ट, उसके बाद आपका सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। उसमें से एक SLP भी है, ध्यान रखिएगा। तो जो मुकदमा और या मामले होते हैं बहुत पेचीदा होते हैं। इसमें पुहुत जो पूर्वज होते हैं ना, वह भी समाप्त होते हैं। मतलब सोच लीजिए कि एक मामला 7 पीढ़ी लड़ सकती है, मामला समाप्त नहीं हो सकता। ऐसे भी मामला होता है, वही होता है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। ठीक है, तो SLP मेरे साथियों यही है आपका। ठीक है, आप भी दायर कर सकते हैं यदि आपके मामले में ऐसे कभी हो और आप निर्णय से संतुष्ट ना हो। ठीक है, तो आप जा सकते हैं। अब आते हैं अनुच्छेद 137 पे। अनुच्छेद 137, इसमें क्या है? तो पुनरीक्षण, 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 अपील, पुनरीक्षण अपील या पुनर्विचार, पुनर्विचार क्षेत्राधिकार, पुनर्विचार क्षेत्राधिकार, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिव्यू पिटीशन, रिव्यू पिटीशन, रिव्यू पिटीशन। ठीक है, तो पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार या पुनरीक्षण अपील या रिव्यू पिटीशन क्या होता है? तो मेरे साथियों कहा जाता है कि न्यायालय को अपने निर्णय पर विचार करने और उसे बदलने का भी अधिकार होता है। उसके लिए जो याचिका दायर की जाती है उसे बोलते हैं पुनरीक्षण अपील या पुनर्विचार क्षेत्राधिकार या रिव्यू पिटीशन। तो ध्यान दीजिएगा, यह इंपॉर्टेंट बहुत ही जबरदस्त है। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। पहले इसके लेटर को लिखते हैं, तब मेरे साथियों इसे और आसानी ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। पहले लिख लेते हैं, न्यायालय को अपने ही निर्णय पर विचार करने तथा उसे बदलने का अधिकार है। उसे बदलने का अधिकार है। इसका इंक थोड़ा सा कम हो गया है, नेक्स्ट देख लेते हैं। बदलने का अधिकार है। ठीक है, तो है क्या मेरे साथियों? न्यायालय को अपने ही निर्णय पर विचार करने, ठीक है, तथा उसे बदलने का अधिकार है। इसके लिए कौन सा याचिका दायर किया जाता है? पुनरीक्षण अपील या पुनर्विचार क्षेत्राधिकार। तो लिखते हैं और इसको सरल करते हैं, पुनरीक्षण याचिका के द्वारा एक ऐसी याचिका है। पुनरीक्षण याचिका एक ऐसी याचिका है
एक ऐसी याचिका है जिसके द्वारा न्यायालय को अपने ही निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कहा जाता है। तो मेरे साथियों, पुनरीक्षण याचिका एक ऐसी याचिका है जिसके द्वारा न्यायालय को अपने ही निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, अभी और इसका लेटर है, पहले लिख लेते हैं। यह निर्णय सुनाए जाने के 30 दिन के भीतर दायर की जाती है। 30 दिन के भीतर दायर की जाती है। एक और लेटर इसका ये लिख लेते हैं, तब इसे समझने का प्रयास करते हैं। पुनरीक्षण याचिका पर वही बेंच विचार करती है जिसने निर्णय सुनाया है। तो मेरे साथियों, इसे समझने का अब प्रयास करते हैं। क्या कह रहा है आपका आर्टिकल 137? हेडिंग ध्यान रखिएगा, क्या है? पुनरीक्षण अपील या याचिका कह सकते हैं, पुनर्विचार क्षेत्राधिकार या रिव्यू पिटीशन। ठीक है क्या? न्यायालय को अपने ही निर्णय पर विचार करने तथा उसे बदलने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त पुनरीक्षण याचिका एक ऐसी याचिका है जिसके द्वारा न्यायालय को अपने ही निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कहा जाता है। यह निर्णय सुनाए जाने के 30 दिन के भीतर दायर की जाती है। यह भी ध्यान रखने वाली बात है। ऐसा नहीं है कि निर्णय 60 दिन हो गया और तब आप अनुच्छेद 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो उसका कोई मान्य नहीं होगा। यह ध्यान रखिएगा, कितने दिन के अंदर? निर्णय सुनाए जाने के 30 दिन के अंदर आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। पुनरीक्षण याचिका पर वही बेंच विचार करती है जिसने निर्णय सुनाया है। तो ध्यान रखिएगा मेरे साथियों, यह कितने दिन के अंदर आपका कह रहा है? यह कहता है 30 दिन के अंदर, और पुनरीक्षण याचिका पर वही बेंच विचार करती है जिसने निर्णय सुनाया है। तो न्यायालय को अपने ही निर्णय पर विचार करने तथा उसे बदलने का अधिकार है। अब इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, समझिएगा। मान लीजिए ए और बी, सी और डी 4 मित्र हैं और चारों ने क्या किया है कि एक अपराध किया है। मान लीजिए यह हत्या किया है, मान लीजिए यह चोरी किया है, मान लीजिए यह किसी को गाली दे दिया है, और मान लीजिए यह देख रहा था। तो अपराध होते हुए देखना भी एक दंडनीय अपराध है, यह भी ध्यान रखिएगा।
ठीक है ना। आप बचा नहीं रहे हैं, आप कुछ कर नहीं रहे हैं, आप वहीं पे खड़ा होकर किसी की हत्या किया जा रहा आप देख रहे हैं, तब भी आप पकड़ ही जाएंगे। अब मान लीजिए कि जज साहब हैं और जज साहब एक दिन ऐसा आपका केस आया, जिस दिन ही केस आया आप जज के सामने पेश हुए और उस दिन जज साहब का मूड बहुत ख़राब है। मान लीजिए आप पहले यह व्यक्ति गया और इसका केस सुने और उनका दिमाग खराब हो गया और कहें कि मृत्यु दंड की यह इसको सज़ा देते हैं। यह बी वाला गया, इसको भी कुछ आव ना ताव देखे और कहें कि इसको भी मृत्युदंड, इसको भी मृत्युदंड, इसको भी मतलब मृत्युदंड। अब सोचिए कि हत्या किया है यह व्यक्ति मृत्युदंड का अधिकार हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति चोरी किया है, जो व्यक्ति गाली दिया है, जो व्यक्ति ऐसे ही बेचारा जा रहा था रास्ते से, वह देख रहा था, देख लिया है, या मान लीजिए छोटा मोटा यह भी अपराध किया है, देख रहा है, यह भी मृत्युदंड, यह कैसे हो सकता है। तो भाई मान लीजिए उस दिन तो जज साहब यह फैसला दे दिए कि चारों मित्रों को मृत्युदंड। अब यह तो एकदम खुश हो जाएगा, चलो हम तो हत्या की, हमें तो ठीक है सजा मिला है, तुम तीनों लोग को हम ही लोग एकदम नर्क में चलेंगे, इंजॉय करेंगे, एकदम मज़ा हो जाएगा। ठीक है, वो कहेंगे यार हम लोग तो इतना बड़ा अपराध नहीं किए हैं कि हम लोग भी फांसी की सज़ा लें, मृत्युदंड हमें मिले। अब यह व्यक्ति क्या करेंगे, इनको कोई बताएगा कि भाई देख 137 एक आर्टिकल है जिसका नाम है पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार या पुनर्विचार क्षेत्राधिकार या रिव्यू पिटीशन। इसके तहत एक बार हम जज साहब क्यों जाएंगे और कहेंगे कि जज साहब देखिए एक बार ठंडे दिमाग से सोच लीजिए सर, हम लोग उतना बड़ा अपराध नहीं किए हैं कि हमें फांसी या मृत्युदंड की सज़ा मिले, तो हमें कितने दिन के अंदर जाना है, 30 दिन के अंदर जाना है। तो जज साहब, वही जज साहब जो यह फैसला सुनाए हैं कि सबको, चारों मित्रों को मृत्युदंड या फांसी की सज़ा दिए हैं, वह देखेंगे, अब पुनर्निरीक्षण करेंगे। जब पुनर्निरीक्षण करेंगे तो देखेंगे कि यार यह तो ठीक है कि इसको सज़ा हत्या के आरोप में दे दिए हैं, लेकिन यह बेचारे अभी उतना बड़ा इनका अपराध नहीं है, ये ऐसा करता हूँ कि मैं अपना निर्णय बदल देता हूँ। तो जो जज साहब यह निर्णय सुनाए थे, वही जज साहब अपना निर्णय को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। लेकिन बदलने का जो पिटीशन है वह किस आर्टिकल में है, 137 के तहत दिया गया है। तो आपको भी कभी लगे कि जज साहब अपने क्षेत्राधिकार से जाकर अधिक हमको सजा दिए हैं, तो आप भी अनुच्छेद 137 के तहत जा सकते हैं न्यायालय में। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है मेरे साथियों अनुच्छेद 138। अनुच्छेद 138 में कहता है कि संसद संघ सूची के विषय के संबंध में सुप्रीम कोर्ट को अतिरिक्त शक्ति देने के लिए कानून बना सकता है। यह इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं लिखवा नहीं रहा हूं, बोल दे रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। संसद संघ सूची, संघ देखिए सूची 3 होता है, एक संघ सूची, एक राज्य सूची, एक होता है समवर्ती सूची। तो संघ सूची पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है, राज्य सूची पे कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है, जबकि समवर्ती सूची पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को भी होता है और राज्य सरकार को भी होता है। तो संघ सूची केंद्र का अधिकार है, तो कौन कानून बनाएगा, संसद। तो संसद संघ सूची के विषय के संबंध में कानून बना के सुप्रीम कोर्ट को और अधिक शक्ति दे सकता है। यह किस आर्टिकल में मिलता है, अनुच्छेद 138। अब हम लिखते हैं अनुच्छेद 139। यह भी हमारे पेपर की दृष्टि से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो क्या है इसमें वह देखते हैं मेरे साथियों। सुप्रीम कोर्ट को 5 रेट अनुच्छेद 32 के तहत निकालने का अधिकार है। तो किसी व्यक्ति के यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 रेट निकाल सकता है, जबकि हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह 5 रेट अनुच्छेद 226 के तहत निकाल सकता है। कौन, हाई कोर्ट। जबकि सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत, तो 32 के तहत। लेकिन मेरे साथियों मौलिक अधिकार के अलावा, मूल अधिकार के अलावा या फंडामेंटल राइट्स के अलावा यदि किसी व्यक्ति को किसी अन्य क्षेत्र में यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है
तब सुप्रीम कोर्ट कैसे निकालेगी रिट? तो वह रिट अनुच्छेद 139 के तहत कौन निकालता है? सुप्रीम कोर्ट। तो लिख लीजिएगा, यह इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। एफआर के अलावा एफआर मतलब मौलिक अधिकार के अलावा किसी अन्य क्षेत्र में रीट निकालने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 139 के तहत प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो एफआर के अलावा किसी अन्य क्षेत्र में, ठीक है, अनेक प्रकार के ऐसे क्षेत्र हैं, विषय हैं जहां पे रीट निकालने का अधिकार नहीं रहेगा, तो मानव के व्यक्तियों का अधिकारों का उल्लंघन होगा, ठीक है। तो वहां पे भी सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दिया गया है। किस आर्टिकल के तहत? 139 के तहत, कि किसी अन्य क्षेत्र में यदि किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 139 के तहत आपका सुप्रीम कोर्ट रीट निकाल सकती है। अब आते हैं एक और अपील के तहत याचिका के तरफ, जो काफी इंपॉर्टेंट है और यहां से भी भर भर के क्वेश्चन पूछता है। तो पहले हम हेडिंग बना लेते हैं, उपचारात्मक याचिका, या इसको बोलते हैं दोषाहारी याचिका, या इसी को बोलते हैं क्यूरेटिव पिटीशन। ध्यान रखिएगा, यह किसी आर्टिकल में नहीं है मेरे साथियों। उपचारात्मक याचिका, दोषाहारी याचिका या क्यूरेटिव पिटीशन, यह किसी भी आर्टिकल में नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की देन है। और यह जो आपका उपचारात्मक याचिका जो प्राप्त हुआ था, रूपा अशोक हुर्रा केस में प्राप्त हुआ था, और यह केस सन 2002 में आया था। पहले इसके लेटर को लिखते हैं तब और इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो लेटर लिखिएगा, यह सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की देन है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की देन है। केस का नाम लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, रूपा अशोक हुर्रा केस। और यह केस कब आया था? सन 2002 में। ध्यान रखिएगा, सन 2002 में। इसके लेटर को पहले लिखते हैं, उपचारात्मक याचिका एक ऐसी याचिका है कि यह किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की अंतिम सोपान है।
सोपान है, अंतिम सोपान है। यह उन परिस्थितियों में, यह उन परिस्थितियों में दायर की जाती है, दायर की जाती है जब याची का मतलब है पीड़ित व्यक्ति, जब याची या पीड़ित व्यक्ति को यह विश्वास हो कि उसके मामले में पूर्ण न्याय नहीं हो पाया है। तो मेरे साथियों, उपचारात्मक याचिका एक ऐसी याचिका है कि किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की अंतिम सोपान है। यह अंतिम ऐसा अपील है, ऐसा याचिका आप है जो अदम पूर्ण न्याय, आपको लगता है कि किसी भी न्यायालय में हमें पूर्ण न्याय नहीं मिला है, तो आप किस याचिका के तहत जाएंगे? उपचारात्मक याचिका या क्यूरेटिव पिटीशन के तहत एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे और उसमें पूर्ण न्याय की मांग करेंगे। ठीक है, इसके तहत यह किसी आर्टिकल में नहीं है, लेकिन इसका संबंध 2 आर्टिकल से हो जाता है। एक तो अनुच्छेद 137 जो भी हाल ही में पढ़े हैं, और दूसरा आर्टिकल है अनुच्छेद 142। अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दिया गया है कि पूर्ण न्याय प्राप्त करने के लिए वह आवश्यक आदेश दे सके। तो बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहां पे पूर्ण न्याय प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति अनुच्छेद 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाता है और अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय प्राप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाता है। तो मेरे साथियों, कभी यदि आपसे पूछे कि पूर्ण न्याय की प्राप्ति किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है और आर्टिकल में 142 रहे, तो पहले 142 पर आप जाइएगा। ठीक है, पहले उसी को ट्रिक करिएगा। अनुच्छेद 137 आपका क्या है? यह भी पूर्ण न्याय की प्राप्ति करने की बात करता है, लेकिन इसमें रिव्यू पिटीशन की बात कर देता है। ठीक है, एक बार देखने की बात कर देता है कि आपका निर्णय कहीं गलत हो कि नहीं है। लेकिन यदि आपको पूर्ण न्याय की प्राप्ति करना है तो अनुच्छेद 142 और 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। तो लिख लेते हैं, अनुच्छेद 142 क्या कहता है? 142, सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति दी गई है कि वह पूर्ण न्याय प्राप्त करवाने के लिए आवश्यक आदेश दे सके। एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, उपचारात्मक याचिका का कोई समय सीमा नहीं है, समय सीमा नहीं है।
नहीं है। तो मेरे साथियों, इसका कोई समय सीमा नहीं है। यदि आपको लग रहा है कि आपको पूर्ण न्याय नहीं मिला है, जैसे यह इसी आर्टिकल के तहत 142 के तहत आपका जो राम अयोध्या मंदिर का मामला था, इसी आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट में लाया गया था और सुप्रीम कोर्ट पूरी पूरी का पूरा पूर्ण न्याय ही की बात की। पूरा जांच पड़ताल किया, पूरा दस्तावेज देखा, पूरा सबूत देखा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट या कोई भी न्यायालय सबूत के आधार पर ही चलती है। बाबर आया, यह मामला 1992 का है। तो 92 में बाबरी मस्जिद जो था उसको विध्वंस कर दिया गया, तोड़ दिया गया। वहाँ पे श्री राम लला का मूर्ति बनाया गया। उससे पहले वहाँ पे बाबरी मस्जिद हुआ करता था, उससे पहले वहाँ पे मंदिर हुआ करता था। तो यह इतिहास बहुत पुराना है और सबूत जो मिला वह यह दर्शाता है कि मस्जिद के होने के पहले ही वहाँ पे एक मंदिर था। यह सबूत दिखाता है। सबूत के आधार पे सुप्रीम कोर्ट अयोध्या का जो राम मंदिर था वह वहीं पे बनाया गया जहाँ पे पहले मंदिर था। और जो मस्जिद के लिए सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम संप्रदाय को 5 एकड़ जमीन दिया। यह जमीन इसलिए दिया गया क्योंकि उन्हें भी पूर्ण न्याय की प्राप्ति हो सके, उनको यह न लगे कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। तो न्यायालय ऐसा किया, लेकिन वो ऐसा करने का कोई वह नहीं है कि हमें हमारा जहाँ पे ज़मीन है इसके अतिरिक्त मैं आपको कहीं और ज़मीन दूंगा, ऐसा कोई भी न्यायालय नहीं कर सकता है। लेकिन यह दोनों पक्षों को देखते हुए यह ऐसा निर्णय सुनाया सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। तो जो आपका राम का अयोध्या मंदिर, राम जी का अयोध्या मंदिर था, वह वहीं पे बना जहाँ पे मंदिर था। लेकिन मुस्लिम संप्रदाय के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन दिया गया। वह किस आर्टिकल के तहत? 142 आर्टिकल के तहत। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूर्ण न्याय की मांग करता है। तलाक का मुद्दा इसी अनुच्छेद के तहत ही आया था। जो आए दिन बहुत सारे चर्चा यह आर्टिकल बना रहता है, अनुच्छेद 142। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। और एक बात इसमें ध्यान रखिएगा, इसका कोई समय सीमा नहीं है। मतलब आपको जब लगे कि हमें पूर्ण न्याय की प्राप्ति नहीं हुआ है, अनुच्छेद 142 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मतलब मुस्लिम संप्रदाय को यदि लगता है कि हमें पूर्ण न्याय की प्राप्ति नहीं हुआ है, तो वह अनुच्छेद 142 के तहत बाबरी मस्जिद या बाबरी मस्जिद वर्सेस जो राम लला जी का मंदिर है, जो अयोध्या श्री रामचंद्र जी का मंदिर है, वो ऐसा केस बना के दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है। तो यह भी ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसे सबूत लग गया जिन्हें लगता है कि नहीं ये तो बाबरी मस्जिद बहुत पहले की है, श्री रामचंद्र जी की मूर्ति से पहले की है, तो वह जा सकते हैं। यह किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 142 में। तो यह आर्टिकल बहुत ही ज़बरदस्त है। आप भी मान लीजिए सताए हुए हैं, पत्नी उतनी मार के सताई है, तो आप भी यदि उसके साथ बाद में कहीं आपको पता चलता है, सबूत आप मिलता है, तो आप जा सकते हैं इस आर्टिकल के तहत। 10 साल के बाद भी जा सकते हैं अनुच्छेद 142 के तहत। क्यों? क्योंकि समय सीमा नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं आज का लास्ट अनुच्छेद पे, जिसका नाम है अनुच्छेद 143। इसमें है सलाहकारी क्षेत्राधिकार। सलाहकारी क्षेत्राधिकार। इसके पहले लेटर को लिखते हैं तब इसे समझेंगे। लिखिएगा, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी मामले राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी मामले से संबंधित जानकारी मांग सकता है।
सकता है। सर्वोच्च न्यायालय मामले की जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं है। ध्यान रखिएगा, बाध्य नहीं है सुप्रीम कोर्ट, बाध्य नहीं है। तो वर्तमान में कोई ऐसा मामला आ गया सुप्रीम कोर्ट में और मान लीजिए द्रौपदी मुर्मू जी कहती हैं कि यह मामला क्या है, सुप्रीम कोर्ट जी हमें भी बताइए। तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा मैम आप एक बार आर्टिकल आप 143 पढ़िए, उसमें कहीं भी यह नहीं लिखा गया है कि मैं आपको मामले को सुझाव दूं या उस मामले के बारे में आपको बताऊं, ऐसा नहीं है, तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो द्रौपदी मैम पढ़ेंगी कि हाँ भाई ये तो सही कह रहे हैं, चलिए ठीक है आपका अधिकार है, आप मत बताइए। लेकिन कोई ऐसा मामला हो जो संविधान लागू होने से पहले की कोई मामला हो, कोई संधि से संबंधित मामला हो, कोई समझौते से संबंधित मामला हो, कोई विधि से संबंधित मामला हो, यदि वैसा मामला है तो सुप्रीम कोर्ट उस मामले से संबंधित जानकारी देने के लिए बाध्य है। यह समझिएगा, इसका अपवाद भी है। यह कब की बात कर रहा है? 26 जनवरी 1950 की बात कर रहा है यह लाइन। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी मामले से संबंधित जानकारी मांग सकता है, सुप्रीम कोर्ट मामले की जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं है। यह बात कब की है? तो यह बात है 26 जनवरी 1950 के बाद। यदि ऐसा केस होता है, राष्ट्रपति मांगते हैं तो नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। लेकिन इससे 25 जनवरी 1950 की बात है तो सुप्रीम कोर्ट उस मामले की पूरी जानकारी देने के लिए बाध्य है। तो ध्यान रखिएगा, लिख लेते हैं इस लाइन को। लेकिन मांगी गई सलाह संविधान लागू होने से पहले की है, पहले की किसी संधि, समझौते विधि ठीक है, विधि से है तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है। सलाह देने के लिए बाध्य है, ध्यान रखिएगा। लेकिन पहला लाइन लेटर क्या कहता है? राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी मामले से संबंधित जानकारी मांग सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस मामले की जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन दूसरी लाइन कहता है लेकिन मांगी गई सलाह संविधान लागू होने से पहले की किसी संधि, समझौते या किसी कानून से है तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए क्या है? बाध्य है। एक जगह है बाध्य नहीं है, यहाँ पे है बाध्य है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट यदि सलाह देती है राष्ट्रपति को तो राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो मेरे साथियों, हाँ या ना, यदि इसको जवाब देना पड़ेगा तो क्या जवाब देंगे? हाँ। सुप्रीम कोर्ट का सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है या नहीं बाध्य है? तो मेरे साथियों बाध्य नहीं है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। राष्ट्रपति एक लाइन लिख लीजिएगा। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट का सलाह मानने के लिए
मानने के लिए बाध्य नहीं है, बाध्य नहीं है। तो मेरे साथियों, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट अनुच्छेद थे, जैसे अनुच्छेद 144, 145, 146 से पूछता नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे 2 वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आज का वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जो मित्र अभी नए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें